हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल्स। दोस्तों, एसआईआर पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान चल रहा है और ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार बहुत जल्दी में है। 12 राज्यों में लगातार एसआईआर पर काम हो रहा है और कई सवाल हैं जिस पर जवाब बीजेपी देने के मूड में नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी, ऐसा क्यों है मतलब कि बीजेपी बहुत जल्दी में है? एसआईआर के लिए 12-12 राज्यों में एसआईआर करवाने की तैयारी चल रही है, हो रहा है, ऐसा क्यों है? कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है शायद ये मध्यावधि चुनाव की तैयारी हो। आपको लगता है सर? अभी तो कहना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत जल्दबाजी, मुझे तो लगता है इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दबाजी में है। अगर कान को उल्टा पकड़े तो ये कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दबाजी में है। मुझे भी इस बात को लेकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आप देखिए कि बिहार के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने जब एसआईआर कराने की कोशिश की तो चलो लगा कि ठीक है, आप बिहार का विधानसभा चुनाव है, आप उसके पहले कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई हल नहीं निकला। लेकिन उसके बाद जिन राज्यों के अंदर अब एसआईआर कराने की कोशिश की जा रही है, कम से कम बिहार से तो अनुभव सीखना चाहिए था। जहां चुनाव 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, वहां भी आप जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहते हैं 1 महीने के अंदर। तो इसका मतलब जरूर है कुछ ऐसी तैयारी इनकी है जिसका खुलासा नहीं है या जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ 27 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, वहां कम से कम उसी एसआईआर को आप 3 महीने में कर सकते थे या 4 महीने में कर सकते थे। क्योंकि अगर आपका मकसद ये है कि इस एसआईआर में वोटर लिस्ट में कोई गलत आदमी ना जाए, कोई ऐसा आदमी ना जाए जो भारत का नागरिक ना हो, या कोई आदमी जो डुप्लीकेशन कर रहा हो, उस तरीके की कोई गड़बड़ी ना पकड़ में आए, किसी आदमी की मृत्यु हो गई है, उसकी जगह कोई दूसरा जाके वोट डाल रहा है, तो इस तरीके की गड़बड़ियां अगर आप वाकई में रोकना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा और वक्त दे देते। जो बीएलओज हैं उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ जाती, थोड़ा सा और वो स्क्रूटनी कर लेते चीजों को, तो शायद लिस्ट ज्यादा बेहतर तरीके से बनती। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आप जल्दी में क्यों करना चाहते हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आती और इसका जवाब मैंने कई बार खोजने की कोशिश की, मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। जहां तक मध्यावधि चुनाव की बात है, चूंकि मेरे पास कोई जानकारी है नहीं, इसलिए इस पर किसी तरीके की टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस जल्दबाजी में किया जा रहा है, जिस तेजी में किया जा रहा है, बीएलओ के ऊपर जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, बीएलओ की मृत्यु की खबरें आने के बाद भी उस पर जिस तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, उससे जरूर लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी मंशा है और उसके तहत काम किया जा रहा है। अच्छा सर, मैं एक चीज और जोड़ूंगा। नवंबर में जयराम रमेश ने बाकायदा इस पे बाकायदा बयान जारी किया था कि ऐसा क्या है कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इतना छोटा सत्र आप क्यों रखना चाहते हैं। ये उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि इतने छोटे सत्र का मतलब अक्सर ये निकाला जाता है कि आप मध्यावधि चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। ये उन्होंने बाकायदा, ये नवंबर का दिया हुआ बयान है। तो कांग्रेस इसको लेकर कहीं आशंकित है कि कुछ चल रहा है। आप इसे कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं आशुतोष जी? देखिए, कांग्रेस आशंकित हो सकती है और भी बहुत सारे लोग आशंकित हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं, इसलिए मेरे पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जहां तक पार्लियामेंट सेशन के सिर्फ 19 दिन करने का प्रश्न है, ये अगेन एक बार फिर ये कहूंगा कि थोड़ा सा हतप्रभ करने वाला है, थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। क्योंकि नेहरू के जमाने में 135-137 दिन तक संसद बैठा करती थी, लगभग 1/3 के आसपास। लेकिन अब वो संख्या 55, अब शायद इस बार तो उससे भी कम संख्या हो जाएगी। तो ये हैरान करने वाली बात है। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, वो ये कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी विधानसभा सिर्फ संवैधानिक तौर पर जरूरत पड़ती थी, उसी संवैधानिकता को पूरा करने के लिए ही वहां पे वो विधानसभा बुलाई जाती थी। तो ये उनका स्वभाव है। और ये भी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या संसदीय प्रक्रिया में या संसदीय अकाउंटेबिलिटी में उनकी जवाबदेही थोड़ी कम मालूम पड़ती है। और अन्यथा ऐसा कैसे संभव है कि पिछले 10-12 सालों में एक बात जो बार बार कही जा रही है, वो ये कि जो बिल जिन पे जिस तरीके से गहन चर्चा होनी चाहिए थी, बिलों को जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था, उसकी जिस तरीके से स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, वो होनी काफी हद तक बंद हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण बिल भी आनन फानन में पास कर दिए जाते हैं।
आपने देखा जो किसान कानून थे 3, उनको कितनी जल्दबाजी में रात के 1:30 बजे, रात के आधी रात के बाद लगभग उसको पास कर दिया गया, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद किसान सड़क पे उतर आए, किसानों ने काफी प्रदर्शन किया, 1.25 साल तक किसान गर्मी, जाड़ा, बरसात जूझते रहे, 700 किसानों के मरने के आरोप भी लगे, लेकिन फिर भी जी। आपने पास कर दिया। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने स्वभाव में, उसमें लोकतांत्रिक तत्व की कमी है, और वो अब संसद के प्रति अपनी जवाबदेही से थोड़ा बचना चाहती है। अच्छा सर, एक सवाल और मैं पूछूंगा। ये एसआईआर पे तो डिस्कशन चल ही रहा है, इस बीच में एक ऐसा स्टेप आया है यूपी सरकार का कि हम अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे जिलेवार। इसको आप किस तरह से लेते हैं? इसका क्या मतलब, इसका कोई क्या फायदा होने वाला है, या ये पॉलिटिकल है? ये पूरी तरह पॉलिटिकल मूव है। देखिए, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, और पूरी तरीके से ये हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि डिटेंशन सेंटर का एसआईआर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका है, कई बार इस पे स्पष्टीकरण दे चुका है, कई उसके कानून उसके फैसले पड़े हुए हैं कि चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को तय नहीं कर सकता। अभी हाल में जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत बने, तो उन्होंने ये तो थोड़ा थोड़ा कहा कि भाई उसी आदमी को वोटर लिस्ट में होना चाहिए जो नागरिक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। नागरिकता तय करने का अधिकार जो है वो गृह मंत्रालय के पास है। अब नागरिकता तय करने का अधिकार अगर एसआईआर की सीमा रेखा से बाहर है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात क्यों कह रहे हैं? उनको तो कानून को तो समझ होगी, मैं मान के चलता हूं उनको कानून की समझ होगी, फिर भी वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं उनके माध्यम से हिंदू मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है उसको गरमाए रखना है, और मुस्लिम तबके को कहीं ना कहीं एक संदेश भी देना है कि आप जो है वो शांत रहें। क्योंकि डिटेंशन सेंटर की बात सबसे पहले जो आई थी वो आई थी असम में, और असम में बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर बनाने की बात भी की गई। उसके बाद कई बीजेपी समर्थित राज्यों में भी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की गई, लेकिन असम में आज की तारीख में तकरीबन 16 लाख विदेशियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें तकरीबन 7 लाख मुस्लिम तबके से हैं जो बांग्लादेश से हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उससे ज्यादा हिंदू और गोरखा तबके से लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और जिनको विदेशी कहा गया। क्या ये जी। सभी 16 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में हैं? क्या वाकई में इनकी पहचान होने के बाद इनको बांग्लादेश भेजने की कोई कोशिश की गई? मेरी नजर में तो नहीं, अगर आपकी नजर में तो आप बताएं मुझे। तो जब असम के अंदर डिटेंशन सेंटर आपने शुरू में बनाया और उसके बाद उसका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आपने ये भी देखा कि दिल्ली की एक महिला को आपने बांग्लादेश भेज दिया ये कहते हुए कि वो बांग्लादेशी है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको वापस लाना पड़ा, तो आप किस 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 पैमाने पर आप बातचीत करना चाहते हैं? और तीसरी बात जो है कि मनमोहन सिंह सरकार का रिकॉर्ड तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने घुसपैठियों की जी। पहचान कराई, 10 साल में तकरीबन 90,000 घुसपैठियों को जो है वो बांग्लादेश भेजा, डिपोर्ट किया उनको। मोदी सरकार के तो करीब 11-12 साल हो रहे हैं, 12 साल हो रहे हैं तकरीबन तकरीबन, लेकिन अभी तक उनके द्वारा डिपोर्ट किए गए लोगों की संख्या 10,000 भी नहीं है। तो कौन ज्यादा बेहतर काम कर रहा है जी। बांग्लादेशी के मसले पे, घुसपैठियों के मसले पे, इन्फिल्ट्रेशन, और वो भी बिना डिटेंशन सेंटर लगाए? तो ये डिटेंशन सेंटर की जो बात करने वाले लोग हैं वो सिर्फ इस मामले को गरमा के वोटों की फसल काटना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। डर पैदा करना चाहते हैं, खौफ पैदा करना चाहते हैं। जी। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछूंगा कि एसआईआर और वोट चोरी दोनों इंटरकनेक्ट हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। तो कहीं आपको लगता है कि एसआईआर तो बिहार में डिस्कशन हुआ, लेकिन वोट चोरी का डिस्कशन लंबे समय से हो रहा है, एमपी को लेकर, हरियाणा के इलेक्शंस को लेकर, और दिल्ली में भी कहीं ना कहीं आरोप लगता रहा, और अब बिहार को लेकर ये वोट चोरी जब वाला एलिमेंट आपको कितना जमीनी लगता है, या आपको लगता है विपक्ष उतनी कोशिश नहीं कर पा रहा है तो इसलिए वोट चोरी की तरफ भागता है, इस तरह के देखिए आरोप लगाता है? देखिए मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं वोट चोरी के आरोप को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे हरियाणा में आए, उसके बाद मध्य प्रदेश में आए, महाराष्ट्र के अंदर आए, और अब बिहार के अंदर आए, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत अप्रत्याशित नतीजे हैं। सब लोग इन नतीजों को देखकर चौंक गए। अगर आप बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए,
तो ऐसा कौन सा पत्रकार था जिसने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है या वेव चल रही है? यहां तक कि जो ओपिनियन पोल करने वाले लोग थे, 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए जिनको मैं कोई क्रेडिबिलिटी देता ही नहीं, वो तो कह रहे थे कांटे की टक्कर है। तो कांटे की टक्कर के बाद सीटें 200 के पार निकल जाए तो या तो हम पत्रकार लोग अंधे हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता है, या आप देखना नहीं चाहते हैं, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ है। तीसरी बात क्या है कि राहुल गांधी ने महादेवपुरा का में जो कुछ सबूत पेश किए, आनंद में सबूत पेश किए, इसके बाद हरियाणा में के सबूत पेश किए, इन पे कहीं कोई जांच हुई? अगर जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि राहुल गांधी के आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं? कैसे पता चलेगा वोट चोरी हुई या वोट चोरी नहीं हुई है? तो विपक्ष पे आरोप लगाना तो सबसे आसान काम है आज की राजनीति में। सुबह से शाम तक मीडिया विपक्ष पे आरोप लगाता है, सुबह से शाम तक। कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि विपक्ष किन हालातों में काम कर रहा? चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दिया जाता है, 2-2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष को फंड देने की कोशिश, फंड देते हैं, उनका इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बैठ जाती है, जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं या पार्टी हैं उनको तोड़ दिया जाता है। तो और बीजेपी के पास और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करता है कि राजस्थान के अंदर जब वो मोबाइल फोन बांट रहे थे, बूढ़ों को पेंशन दी जा रही थी, तो उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया। लेकिन बिहार के अंदर चुनाव के 2 दिन पहले तक वहां पे 10,000 रुपए लोगों के खातों में गए, उस पर कोई रोक नहीं हुई। तो इन परिस्थितियों में विपक्ष पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि यह न्यायपूर्ण भी है। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करूंगा सर, ये विवाद दोनों तरफ से लगते हैं और मतलब विवाद है, आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक चीज मेरा सवाल है कि कहीं आपको लगता है कि जैसे अगर हारने के बाद भी जैसे तेजस्वी का या राहुल का बाहर ना आना, बहुत दिन गुजर गए, हारने के बाद भी ओन ना करना और ये ना कहना कि ठीक है हम इसका मुकाबला करेंगे, कहीं आपको लगता है कि विपक्ष, ये ठीक है कि उनके पास आरोप है, कहने के लिए मुद्दे हैं, लेकिन जिस एग्रेसिवनेस को तरह से डील करना चाहिए वो कहीं मिस करता है? कैसे मिस करता, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की, 1 बार नहीं 2 बार की। बिहार के पहले उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की। पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी के किस बड़े नेता ने भारत जोड़ो यात्रा की? एक बता दीजिए आप। पिछले 25 सालों में बीजेपी ने कौन सा आंदोलन किया? बता दीजिए मुझे। राम मंदिर छोड़ के कोई आंदोलन किया? 2014 में क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत जनता के बीच में जाके आंदोलन करके आई थी? वो तो अन्ना का आंदोलन था, जिसके कंधे पे सवार होकर यहाँ पर आई थी। तो राहुल गांधी को, विपक्ष को पर हमले करना बहुत आसान काम है, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी पर हमले नहीं कर पाते, हमारी हिम्मत नहीं होती। हम अमित शाह को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाते। आज मैं अगर कुछ बोलूंगा तो इस बात की क्या गारंटी कि मेरे घर पे रात 2 बजे पुलिस नहीं आ जाएगी? टीवी चैनल्स पे आप सुबह से शाम तक देखते हैं, सरकार से कोई सवाल पूछा जाता है? जब आईएमएफ ने यह कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो डेटा है वो सी कैटेगरी में हम डाल रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि आप जो 8% की जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, कितने सही या कितने गलत है, कितने फर्जी, कितने नकली है? नहीं। तो राहुल गांधी पर हमला करना बहुत आसान काम है आज की तारीख में। हर चीज के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है वो इतना जबरदस्त और इतना कामयाब है कि हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग भी वही भाषा बोलते हैं जो दरअसल बीजेपी चाहती है कि वो भाषा बोले। कि राहुल गांधी कोलंबिया चले गए चुनाव छोड़ के, अच्छा मान लिया, तो राहुल गांधी अगर कोलंबिया नहीं जाते तो क्या बिहार में भारत जो है वो महागठबंधन 200 सीट लेके आ जाता? अगर कोई ये गारंटी दे तो मुझे बता दे। मुझे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की वजह से महाराष्ट्र हार गई, तो शरद पवार वहां क्या कर रहे थे, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे थे? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो नहीं हारे। तेजस्वी यादव ने पिछले 5 साल में कौन सा तीर मारा जिसकी वजह से लोग उनको वोट देने जाते? और जब तक वोट चोरी की पड़ताल नहीं हो जाती तब तक विपक्ष को दोष देना कितना सही है? तो राहुल गांधी की पार्टी बिहार में 60 सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन कोलंबिया चले गए तो पार्टी हार गई, पूरा गठबंधन हार गया। और तेजस्वी यादव 140 सीटों पर लड़ रहे थे, 100 वहां से 22 सीटों पर सिमट गए, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो तर्क है, और चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपए आप लोगों के खातों में डाल दीजिए, तो इस पर कोई चर्चा नहीं होती।
तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी को जितनी गालियां देना दीजिए, तेजस्वी को जितनी गालियां देना दीजिए, कोलंबिया भेज दीजिए, जर्मनी भेज दीजिए, होनोलुलु भेज दीजिए। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि चुनाव ईमानदारी से इस देश के अंदर लड़ा जा रहा है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड आज की तारीख में नहीं है, और इलेक्शन कमीशन जिस पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है, उससे तो वो उम्मीद भी अब नहीं बची है कि इस देश के अंदर विपक्ष आने वाले समय में कभी चुनाव भी जीत पाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा साहब, संसद में पिछले 2-3 दिनों में जो जबरदस्त हंगामा मचा है, और सबसे फाइटिंग पॉइंट, या कहते सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट जो गया है, वो अमित शाह का रिएक्शन, राहुल की चुनौती। तो जिस तरह से अमित शाह ने, जिसे कहते हैं आपे से बाहर होना, मतलब एक गृह मंत्री इस तरह का नेता और संसद में आपे से बाहर होकर रिएक्ट करना, इसे आप किस तरह से लेते हैं? ये बौखलाहट है या उनकी पावर में होने का एक दम्भ है? देखिए, बहुत पहले की बात है, 2014 के पहले सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह पे तीखी टिप्पणी की और एक शेर कहा, तू इधर उधर की ना बात करिए, बता कारवां क्यों लुटा। और मनमोहन सिंह ने उसका कैसा जवाब दिया था? जी। मनमोहन सिंह ने हमने माना कि हम तेरे दीद के नहीं काबिल, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, जी, और बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती। गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो पलक झपका देंगे और अगला आदमी जेल में हो जाएगा। तो जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो अगर अपना आपा खोते हैं तो दो ही चीज हो सकती है, या तो उनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, या फिर उनको ये नहीं मालूम कि सामने वाले से निपटा कैसे जाए। और संसद के इतिहास में जब भी इस प्रसंग का जिक्र आएगा तो लोग इसको कोई बहुत अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। राहुल गांधी को, गृह मंत्री को उस तरीके की चुनौती भी नहीं देनी चाहिए, और अगर उन्होंने चुनौती दी तो गृह मंत्री को इस तरीके से आपे में नहीं होना चाहिए, और उनके मुंह से गाली शब्द नहीं निकलना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे कि आप, क्योंकि काफी ठीक से आपने गौर से इन सब चीजों को देखा, खासतौर से बीजेपी की राजनीति को, संघ की स्ट्रेटेजी को, क्या लगता है क्यों डेडलॉक है? मतलब क्या अध्यक्ष पद को लेकर क्यों तय नहीं हो पा रहा है? क्या संघ ही तय करेगा? डेडलॉक इसलिए बना हुआ है क्योंकि संघ नहीं चाहता कि मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाए। वो ऐसा आदमी नहीं चाहते कि वहां पे कोई कठपुतली आके बैठ जाए। संघ को पिछले 10 सालों में उनका जबरदस्त प्रसार हुआ, ये बात सच है, लेकिन संघ के शीर्ष नेतृत्व को भी कई बार बहुत अपमानित होना पड़ा है। और संघ इस बात को जानता है कि जब जब दुनिया के अंदर कल्ट ऑफ पर्सनालिटी हुई है, तब तब संगठन कमजोर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये संगठन आधारित संगठन है। वहां संगठन को, काडर को बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि संगठन परमानेंट है, व्यक्ति आता जाता रहता है। मोदी और अमित शाह की कोशिश ये है कि ऐसा आदमी पार्टी का अध्यक्ष बने जो उनकी कहने पर उठे और उनके कहने पर बैठे। और चूंकि संघ इस बात से सहमत नहीं, इसलिए दिक्कत पैदा हो रही है। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि मोदी के बाद कौन? सारी चर्चा हो चुकी है और सब डिस्कशन आके जा चुके हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली ये तो तय है कि ये अब टाइम हो रहा है, लेकिन इसके बाद कौन? क्या अमित शाह या गडकरी को कौन आदमी है? देखिए, बहुत मुश्किल है अभी कह पाना। मेरे ख्याल से 2-3 लोग, देखिए जो भी होगा वो 50 की उम्र के बीच का ही होगा या 60 के आसपास का ही होगा। आज की तारीख में लगता है कि अमित शाह उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन संघ अमित शाह को नहीं चाहता है। ये लग सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अब संघ के मन में उनको लेकर संदेह पैदा हो गया है। ये हो सकता है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं, शिवराज चौहान हो सकते हैं। तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कंटेंडर कई लोग हैं, और अंत में होगा वही जो आरएसएस चाहेगा। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी छटपटा ले, अगला जो पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होगा वो आरएसएस ही उसको तय करेगी, और आरएसएस ही चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति हो जो कम से कम उनकी बातों को सुने। बहुत विस्तार हो लिया, लेकिन जब इंदिरा गांधी
की सत्ता अपने शीर्ष पर थी, तब से ही तभी कांग्रेस के पतन की कहानी शुरू हो गई थी। तो आज की तारीख में जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस के लोगों को पंच सितारा होटलों की आदत लगी हुई है कि ऐसा ना हो कि उनके पतन की कहानी शुरू हो जाए। जी, जी। आशुतोष जी, अंतिम सवाल मैं पूछूँगा आपसे। एक बड़ा पॉलिटिकल कहें कि ज़मीनी एक आर्गुमेंट और हंगामा चल रहा है यूपी में। यूपी में अमिताभ ठाकुर चलती ट्रेन से उन्हें पकड़ा गया, फिर लिया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। उनकी मिसेज़ ने भी काफ़ी आरोप लगाए हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? एक पूर्व आईपीएस और इतनी खींचतान के साथ उसके साथ ये व्यवहार होता है, ये आप इसे किस नज़र से देख पा रहे हैं? देखिए, सवाल पूर्व आईपीएस का नहीं है। एक आम नागरिक के साथ भी इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप चलती ट्रेन से क्या कोई आतंकवादी है? क्या अमिताभ ठाकुर कोई आतंकवादी है? वो भी इस समाज के नागरिक हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदार शख्स हैं। आप उनको आधी रात में ट्रेन से उतार लेते हैं, उसके बाद धकेलते हुए उनको आप जेल ले जाते हैं और जेल में खबर यह है कि उनके साथ मारपिटाई भी की गई है, उनको चोटें आई हैं और कोर्ट ने एसपी महोदय से कहा कि आप 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि ऐसी सरकारें आजकल आ रही हैं जो दरअसल किसी भी तरीके का विरोध या किसी भी तरीके की आलोचना बर्दाश्त नहीं करती हैं और उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश करती हैं। जी, जी, जी। तो दोस्तों, आपने आशुतोष जी को सुना, मैं आपको बता दूँ कि वो हमारे बॉस भी रहे हैं और लंबे वक़्त तक हमने उनके अंडर में काम किया है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम यहीं तक, और जो चर्चा थी वो एसआईआर को लेकर थी और संसद में जो लॉकजाम बना हुआ है, जो विवाद हुआ उसको लेकर थी, और आशुतोष जी से आपने वो सारी चीज़ें इन डेप्थ सुनी और समझी कि राजनीति किस दिशा की तरफ भारत की बढ़ रही है। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सर, शुक्रिया बहुत बहुत दोस्तों। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।